Good morning student. Today we will discuss about the chapter 10 gravitation. First of all we will discuss about gravity. Yes, क्या होती है ग्रेविटी स्टूडेंट्स? देखिए आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि अपनी जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर अगर लाइफ सरवाइव कर पाती है या ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो क्यों कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अपने अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्रेविटी प्रेजेंट है ना। और आप लोग जानते हो कि मून के ऊपर उतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है या अदर कोई प्लैनेट्स जो है वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जो है सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेविटी के लिए अपन ये कह सकते हैं इट इज़ ए इंटरनल फोर्स, इट इज़ ए इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल फोर्स है उसी को अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेविटी कह सकते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स इस इंटरनल फोर्स की जगह पर ये वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, लाइफ का सरवाइव होना पॉसिबल है। और यही चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ग्रेविटी कहलाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेविटी वर्ड से ही क्या बना हुआ है? ग्रेविटेशन बना हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। वैसे अगर अपन इसकी जो डिफाइन की बात करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का मीन्स अपन ये समझते हैं कि अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है या जो चीज़ जो है अपन को अर्थ जो है जिस फोर्स की वजह से अपन को खींच रही है वो फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये समझ लें कि इस फोर्स का मीन्स केवल और केवल अर्थ से या अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि प्लेनेट तक पर जो है, अदर प्लेनेट तक पर भी इस चीज़ का इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि अपनी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है? अराउंड जो है रिवॉल्व हो रही है, चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से स्टूडेंट्स मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ही स्टूडेंट्स ये सब क्या हो रहा है, ये सारे फिनोमेना जो है अपन को प्रेजेंट हो रहे हैं, अपने सामने हो रहे हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन होता है उस ग्रेविटेशन के अंदर यहाँ पर इस ग्रेविटेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेविटेशन जो है वर्ड किसने दिया था? तो आप जानते हो कि गैलीलियो गैलीलियाई ने इसके बारे में बताया था और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में इन्होंने बताया था। और न्यूटन ने भी जो है ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के स्टूडेंट्स आप लोगों को दो बातें याद में रखनी है। पहली बात तो ये होता है कि क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स होता है ये स्टूडेंट्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू ऑब्जेक्ट्स के। अब ये जो टू ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो मान लीजिए मैंने पहले ऑब्जेक्ट बता दिया है m और दूसरा बता दिया है मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिया। तो आप जानते हो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक बात और आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो f होता है वो इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टूडेंट्स? इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के।
समझ में आ गई ना ये दोनों बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इस बात को अगर आप लोग याद रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड बनते हैं और आप लोग आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास होंगे उसका मल्टीपल जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां से इन दोनों टर्म को अगर अपन एक बनाकर लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल M और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, d स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट या यहाँ पर अपने पास जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर बाकी जो फॉर्मूला है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर d स्क्वायर, है ना। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ये जो कैपिटल G है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ये जो है स्टूडेंट्स इसकी SI यूनिट भी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये इसकी जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसके लिए, कैपिटल G के लिए अपन बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है और इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जैसे ये बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मून है। तो अब यहाँ पर इस कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस d की जगह पर अपन क्या ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं और r स्क्वायर भी होगा। जिस तरह से d ले रहे हैं, d का स्क्वायर हो रहा है, उसी तरह से r लेंगे तो r का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर r का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर r जो है आपके वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट m1 या m क्या है, यहाँ पर कैपिटल M जो है वो मास 1 है, यहाँ पर कैपिटल M2 है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात करते हैं अब इससे आगे। यस स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से इसमें बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ग्रेविटी के, तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, ए नेचुरल फोर्स दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई एक अर्थ है और इस अर्थ के अंदर सेंटर के अंदर क्या होता है, एक फोर्स होता है। इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी तरफ जो है खींचा रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, ए नेचुरल फोर्स दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। एक नेचुरल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरफ है, सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो खिंचे हुए रहते हैं, पुल्स रहते हैं। देन उसके बाद कीप द मून ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट जो है या इसके लिए देखो यहाँ पर अपन एक वर्ड लेते हैं यूज में, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्बिट का मतलब होता है शेल्स, है ना। आप लोग जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ मून जो है एक फिक्स ऑर्बिट या फिक्स शेल के अंदर ही चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व होता है। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक फिक्स
शेल के अंदर या एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो है रिवॉल्व नहीं हो सकेगा। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इट होल्ड्स स्टार टुगेदर। जितने भी स्टार हैं वो एक दूसरे के साथ या एक जो है आपकी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है। तो वो क्यों हो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो क्यों अपनी जगह पर रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हैं, इसीलिए वो जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। और जितनी भी गैलेक्सीज है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे की गैलेक्सीज को बाइंड करने के अंदर भी यूज में ली जाती है। बाइंड गैलेक्सीज टुगेदर फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या है वो जुड़ी हुई है। प्रिवेंट्स प्लेनेट फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर, है ना। यहाँ पर अपने पास जो एटमॉस्फेयर है अपने प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो भी स्टूडेंट्स ग्रेविटी से ही रिलेटेड है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने की वजह से एटमॉस्फेयर के ऊपर भी उसका इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है अपना जो एटमॉस्फेयर है वो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके यस स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स के फ्री फॉल का मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर जो है एक बॉयज या एक लड़की है, और ये लड़की क्या करती है स्टूडेंट्स, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो ये फ्री फॉल कब कहलाएगा, जब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस वो कैसा होना चाहिए, नेग्लेबल होना चाहिए, यानी कि लगभग 0 के आसपास होना चाहिए। यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, फ्री फॉल या फ्रीली फॉल कहलाएगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पर एक डिफाइन ये लिख सकते हैं कि व्हेन negligible air resistance then object fall as a free fall अगर एयर रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है वो किस तरह से हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग हो जाएगा, वो फ्री फॉलिंग हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एक है आपके पास स्टोन और दूसरा है आपके पास फर यानी कि जो आपके पास जो एवीज होते हैं, उन एवीज के जो रदर होते हैं, फर जैसे अपन फर बोल सकते हैं, या जिसको अपन फेदर भी कह सकते हैं, फर या फेदर। एक स्टोन है और एक आपके पास फेदर है। जब आप इन दोनों को एक ही प्लेस से ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हो तो यहाँ पर ये जो जगह होगी स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर, वो दोनों, अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, 0 है, तो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम टाइम के ऊपर कहाँ पर आ जाएंगे, अर्थ के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, फ्रीली फॉल हो रहे हैं, यानी किसी के भी ऊपर कोई फिक्स जो है फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ खींचने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीली फॉल कर जाते हैं।
यस स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसिलरेशन ग्रेविटेशन। एसिलरेशन ग्रेविटेशन को अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जिस तरह से अपन इससे पहले वाले मोशन के अंदर जो अपन ने एसिलरेशन की बात की थी, वही चीज़ जो है यहाँ पर क्या कहलाती है, जी यानी कि एसिलरेशन ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है ना। तो जिस तरह से अपन कहते हैं कि किसी वेलोसिटी के अपोज में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एसिलरेशन कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एसिलरेशन ग्रेविटेशन कहलाता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्रेविटेशन है एसिलरेशन ग्रेविटेशन कहलाता है, इसे अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या करना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर आप लोगों को डिफरेंशिएट बहुत सी बार पूछा जाता है। चलिए अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर होती है 9.8। यहाँ पर स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर 9.8 होती है। लेकिन इसे अपन क्या करते हैं, लगभग बराबर ले लेते हैं 10 के, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं इसकी जो एसआई यूनिट होती है कैपिटल जी की, वो हो जाती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन जब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ अपन ये कह देते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये जो है कुछ इसके अंदर डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक और बात स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू आर कांस्टेंट एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस के ऊपर क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट होती है। बट यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरियस प्लेस हैव वेरियस वैल्यूज। इनकी जो वैल्यूज होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस होती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स यहाँ से कि ये जो जी है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो स्मॉल जी आता है इसे अपन कहते हैं ग्रेविटेशन एसिलरेशन, ये ग्रेविटेशन एसिलरेशन कहलाता है। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं, देखिए वापस एसिलरेशन की। तो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, इस ग्रेविटेशनल एसिलरेशन को आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कर सकते हो। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ की रेडियस पता होनी चाहिए। अपन जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसको यानी कि ग्रेविटेशनल जी को डिस्क्राइब करना भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा।